हाँ जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम प्रभु जी। आज सारा देश जो है कॉमनवेल्थ गेम की चकाचौंध में डूबा हुआ है और आपने कहा वो गुलामी का प्रतीक है। आप देश के खिलाफ हैं क्या? देश विरोधी बातें क्यों करते हैं आप? मैं देश का और देश के स्वाभिमान का प्रबल समर्थक हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 71 देश ब्रिटेन के गुलाम थे वो आज भी क्वींस बेटन लेकर के बेशर्मी के साथ देश भर में घूमते हैं और पूरा देश जैसे आज भी महारानी का ही गुलाम हो ऐसे उनके पीछे जो है पागलों की तरह दौड़ रहा है। तो पहली बात, यह देश के स्वाभिमान का नहीं, यह अपमान का प्रतीक है कॉमनवेल्थ। इसमें लीडरशिप होनी चाहिए तो भारत की होनी चाहिए। आज अमेरिका भी तो ब्रिटेन का गुलाम था एक जमाने में, क्यों नहीं है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा? क्यों? क्योंकि वह स्वाभिमानी देश है। आज भारत वाले बाईं तरफ क्यों चलते हैं सड़क के ऊपर? क्योंकि इनको अंग्रेज चला करके बस रास्ता दिखा गए कि तुम्हें बाईं तरफ ही चलना है। आज अमेरिका वाले दाईं तरफ चलते हैं। हम आज स्विच भी ऑन करते हैं तो नीचे की तरफ क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंग्रेज हमको सिखा करके गए। तो अंग्रेजों ने जिधर हमको चलना सिखाया उधर से जरा से भी इधर उधर नहीं होते। हमारा खाली सड़क पे चलना ही क्यों? चाहे वो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, चाहे हमारा वो जुडिशरी सिस्टम था, चाहे हेल्थ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और चाहे खेल। मैंने क्रिकेट भी हमें अंग्रेजी खिला करके हमारे खेल तो गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब पहले यह अपमान का प्रतीक, उसके बाद में इसमें भ्रष्टाचार, और उसके बाद जो मैंने मीडिया से सुना कि इसमें बलात्कार के लिए भी मां बहन बेटियों को बुलाया गया, क्या मतलब इससे हम क्या देना चाहते हैं? गेम में मां बहन बेटियों को बलात्कार के लिए बुलाया, ये कहां से सुन लिया आपने? अरे हमने, आप लोगों ने मीडिया पे दिखाया कि इतनी 1000 बेटियां तो भारत से बुलाई जा रही है, इतनी बाहर से, और इतने 800 मशीनें लगा दी गई हैं कंडोम की, और ये सारी चीजें तो आप लोगों ने बताया प्रभु जी। एक बात बताओ बाबा जी, आप जो कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम एक प्रतीक है गुलामी का, इसमें सच बात। खेल और गुलामी में क्या? देखिए, बात लीडरशिप की है। सुशील कुमार आपका चेला है, वो जीत के आया है, उसने कहा कि बाबा रामदेव की वजह से मैं गोल्ड मेडल जीती था रशिया में, और यहाँ पर भी मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा आपकी सलाह लेकर। तो आप गुलामी को खेलों से जोड़ रहे हैं कहीं आपके? नहीं, देखिए इसमें पूरी जो बात है वह है लीडरशिप की। हम ब्रिटेन की लीडरशिप में महारानी को अपना आदर्श मान करके आज भी जो है यहाँ पर जो है जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो जो है महारानी का संदेश पढ़ेंगे। अरे उनकी गुलामी करने का, हम जो है खेल का जो प्रतीक का डंडा लेकर के, वो हमारी नहीं है, वो तो एक बेटन है ना, एक स्पोर्ट का निशान है, जैसे ओलंपिक निशान होती है वो क्वींस बेटन की, वो जो है वो भारत बेटन क्यों नहीं हो सकती? वो भारत तो एक कॉमनवेल्थ का एक कंट्री है ना, 71 में वो महारानी फिर आज नेतागिरी किस बात के लिए करती है? जिन अंग्रेजों ने हमारे 7 लाख से ज्यादा लोगों को बर्बरता के साथ में मारा, जिनकी बलिदानी और जिनकी शहादत की वजह से आज देश आजाद हुआ, जलियांवाला बाग तो एक कांड है। जिन अंग्रेजों ने करीब 350 से 400 लाख रुपए हमारे देश के लूटे, जिन अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या क्या नहीं किया, आज जो भी इतिहास है बाबा जी, तो इतिहास के हम कहते हैं उस इतिहास में से हम अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। क्वीन बेटन कहने से ये गैर राष्ट्रवादी काम हो गया जी? अगर क्वीन बेटन की जगह आप कह रहे हो कि खेल की बेटन, या कह देते आप कॉमनवेल्थ में। एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं, आज हम ब्रिटेन की गुलामी आखिर क्यों करते हैं? इसमें ब्रिटेन की गुलामी क्या? शायद उसको मेडल भी नहीं मिलेंगे, भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिलने वाले हैं। मेडल भारत को मिले, मैं कहता हूँ नेतृत्व हमारे स्पोर्ट्स पर क्यों नहीं? खिलाड़ी जो है इतने गोल्ड मेडल लाएंगे, दिखाएंगे कि हमने जीते, उनका गौरव बनेगा, सम्मान बढ़ेगा। जी, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, मैं खेल का विरोधी नहीं, मैं खेल का विरोधी नहीं, खेल का तो प्रबल समर्थक हूँ, और उसमें भी भारतीय खेलों का। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम यदि ब्रिटेन की गुलामी में होते तो यह भारत के लिए शोभा नहीं देता। बस क्योंकि उस वक्त कॉमनवेल्थ जितने कंट्रीज को नाम दिया गया जो भी वहां पर उनके अंडर आते थे, ये बात आपकी ठीक है, पर कॉमनवेल्थ का इसका नेतृत्व भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत के पास में किस चीज का अभाव है? आज हम किसी भी चीज में पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है। और यदि बात पैसे की जाए तो पैसे भी हमारे देश के, यदि बेईमान लोगों के पैसे को जोड़ दिया जाए तो आज तो आधी से ज्यादा दुनिया तो हम ही चला रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्शन सिर्फ ये कि क्वींस बेटन क्यों कहा जा रहा है? नहीं, क्वींस बेटन की बात नहीं, ब्रिटेन के नेतृत्व में हम आज उसकी गुलामी क्यों करते हैं? और क्वींस बेटन तो हमारे बहुत बड़ा नेतृत्व दिखा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। सबसे बड़े नेता कॉमनवेल्थ गेम के कलमाडी साहब हैं, उनकी फोटो हर जगह छपती है। ये तो एक और जयपाल रेड्डी है। एक और बड़ी बात होगी कि जो है आज हम एक यदि
मैंने पहली बात तो ये कही कि नेतृत्व का प्रश्न है, लीडरशिप का प्रश्न है। दूसरी बात, यदि गेम करने थे तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की? यदि हम एक छोटे से खेल की तैयारी नहीं कर सकते तो हम, यदि आज भारत के ऊपर आक्रमण होता है, कोई युद्ध होता है, तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं? तो इससे एक देश का अपयश, एक देश की बदनामी, लोग कहते हैं इससे भारत का यश बढ़ेगा। हमने पूरी दुनिया में साबित कर दिया हमसे ज्यादा भ्रष्ट देश, हमसे ज्यादा गंदगी वाला देश कोई नहीं है। जी, जो दिखाया गया इनॉग्रेशन के अंदर, उसके अंदर भारत की भव्य कल्चरल संस्कृति दिखाई गई। भारत के हर देश से लोग आए, उन्होंने सारे विश्व भर में दिखाया कि भारत की कल्चरल कितनी रिचनेस है, कितने हम उच्च कोटि के कल्चरल प्रोग्राम दिखाए। और इतने होने के बावजूद भी आज भी हम ब्रिटेन की गुलामी कर रहे हैं। ये गुलामी तो नहीं है, ये तो एक कॉमनवेल्थ नेम पड़ चुका है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आपका हो सकता है। वही ऑब्जेक्शन है, दिखाया गया खेलों का विरोध ही नहीं, करप्शन हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु जो दिखाया गया वो तो एक जैसा दिखा कि भारत भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ला सकता है, उनको खेलों को दिखा सकता है। उसमें बाबा रामदेव क्योंकि शामिल नहीं है, इस वजह से कहीं शामिल तो मुझे आमंत्रण था, मैं गया नहीं, मैं इसीलिए नहीं गया। मैं जो है ये मानता हूं हृदय से कि आज हमको ब्रिटेन की गुलामी करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं खाली खेल में ही क्यों, आज ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को, ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम को, 34,735 अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वो खत्म होने चाहिए। मैं तो कहता हूं ये पूरा का पूरा, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, माने जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे एक दिन पहले जो समझौता किया, गुलामी का ही समझौता है ये भी, इसी में सारे के सारे ये भी समझौते हैं। ये राष्ट्र जो मंडल खेल हो रहे हैं वो इसका एक हिस्सा है। माने हमने पूरी की पूरी, आज भारत आजाद होने के बाद में हमारा अपना तंत्र कहां है? सारा तो अंग्रेजी तंत्र है, चाहे वो शिक्षा तंत्र हो, चाहे न्याय तंत्र हो, चाहे वो जो है चिकित्सा तंत्र हो, सारी व्यवस्था तो हमने अंग्रेजों की अडॉप्ट कर रखी है। फिर हम आजाद किस बात के लिए? ये सारी चीजें ढोनी थी तो मैं अंग्रेजों को भगाया क्यों यहां से? आप सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सारी चीजों को मिक्स नहीं कर रहा हूं। खेल जो आज हो रहे हैं, भारतवर्ष के खिलाड़ी जो हैं 40-50 मेडल जीतेंगे, तो बेचारे आपकी बात सुनकर के कितने मायूस होंगे कि बाबा जी हम तो खेल करके मेहनत करके इतने गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, और बाबा जी कहते हैं हम गुलामी के। खिलाड़ियों को आज भी हमारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी आशीर्वाद दिए हैं। आप भाई सुशील की बात कर रहे हैं, तो जैसे ने मेडल जीता तो उसके 10 मिनट बाद ही मैंने उसको फोन करके बधाई दी। कहा ना कि मैं कॉमनवेल्थ में जीतूंगा, उनसे कोई मंत्र लूंगा, ये योग सीखूंगा, कुछ नहीं। तो मैं किस तरह का मंत्र देने वाले थे? देखिए, सारे खिलाड़ियों को पहले बात तो स्वाभिमान, एक हौसला, एक आत्मविश्वास, एक उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। पूरी दुनिया को जीतने का उत्साह, पूरी दुनिया को जीतने की जिद हमारे भीतर होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा बात इतनी सी आती है कि हम हर बात में अंग्रेजों की गुलामी आखिर क्यों करते हैं? नहीं, कॉमनवेल्थ गेम को आप लेकर के अगर आप एक वाक्य में डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों के लिए कि कॉमनवेल्थ गेम को आप क्या परिभाषा देंगे? देखिए, ये 71 देशों का एक संगठन है और वो 71 देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे, इसमें जो स्वाभिमानी देश थे वो अपने आप को इससे अलग कर चुके। जैसे मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका कहता है जैसे ब्रिटेन कह रहा है वैसे मुझे नहीं चलना है, मुझे अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनानी है। तो आज यदि ये गेम, मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न करता हूं, 71 देशों के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम जो उसके हिस्से हैं और कहीं पर भी उनमें ये खेल होते रहते हैं समय समय पर, ये भारत के लीडरशिप में क्यों नहीं हो सकते? ये भारत की लीडरशिप का मतलब समझ गया, क्या कहते हैं इसको? कॉमनवेल्थ गेम को क्या कहना चाहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम में जब भी ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो क्वींस बेटन लेकर के घूमते हैं। हाँ, तो उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन बार बार आप कर रहे हैं ना, सिर्फ आपका बस बात तो सम्मान और अपमान की ओर कितनी होती है कि आज भी हम आजाद होने के बावजूद भी हम उसको महात्मा गांधी बेटन कह सकते हैं क्या? तो बनाओ ना, महात्मा गांधी बेटन बना दो। बेटन होती है एक मशाल जैसे ओलंपिक की जाती है, वो बेटन आप नाम सुझाव दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम होने चाहिए पर उसका नाम क्या होना चाहिए? बेटन का नाम क्या होना चाहिए? तो उसको महात्मा गांधी जी के नाम से रख दीजिए, भगत सिंह के नाम से रख दीजिए, भारत के नाम से रख दीजिए। क्या मतलब देश के नाम से तो हो नहीं सकती ना, कि 71 देश हैं तो किसी एक देश के नाम से नहीं हो सकती। तो एक नाम से नहीं हो सकती तो फिर महारानी के नाम से क्यों? नहीं, वो तो शुरू से चला आ रहा है। तो उस परंपरा को, उस गुलामी को तो हमें तोड़ना है। हमारे भीतर यही तो सांस हम नहीं जुटा पाए कि जो गुलामी के सारे प्रतीक थे उनको हमने ज्यों की तो संजो करके रखा है। कोई भी आजाद देश गुलामी के प्रतीकों को संजो के नहीं रखता है, बल्कि वह स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीता है और स्वाभिमान के प्रतीकों को सबसे ऊपर रखता है। इसका मतलब ये कि आपका सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है कि इसका नाम क्वींस बेटन क्यों रखा गया है? अगर बदल दे तो बाबा रामदेव बड़े खुश होंगे और उनका बदले तो वो जो बेटन है उसका नाम भारत के साथ और भारत की परंपरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इसका मतलब आपने अपील करेंगे क्या अपने खिलाड़ियों को कि आप इस जो राष्ट्र विरोधी खेल है उसमें आप पार्टिसिपेट मत करिए? नहीं, ऐसा मैं अपील नहीं करूंगा। पार्टिसिपेट कीजिए लेकिन एक संकल्प के साथ, क्वीन के सलाम मत करिए आप।
क्वीन को सलाम हम क्यों करें, हम भारत माता को सलाम करें। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो भारत की बदनामी हुई है, और इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए हमने खर्च किया। 1 लाख करोड़? हाँ, 1 लाख करोड़। यदि 70,000 किया आपने, 1 लाख करोड़, लगभग 1 लाख। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उससे कम नहीं मिलेगा। यदि इतने पैसे में यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो कम से कम 1000 यूनिवर्सिटी बनती। आज हमारे भारत में 368 के करीब जो है विश्वविद्यालय है। जापान जो हमारे एक स्टेट जितना भी नहीं है, वहां 4000 विश्वविद्यालय। यदि 1000 विश्वविद्यालय इसमें बनते तो शायद हमारा देश का वर्तमान और भविष्य बहुत ये बात तो मैं आपसे दूसरे एपिसोड में पूछूंगा भाई एक बार कि आपकी राजनीति क्या है और उसके पीछे किस तरह भाषण। पर आपने ये कहा कि कॉमनवेल्थ गेम तो ठीक है, एक प्रतीक है, आपको लगता है कि स्लेवरी का, इसमें महारानी को सलाम करने की आवश्यकता नहीं, प्रिंस बेटन को सलाम करने की आवश्यकता नहीं। इसमें हम कुछ ऐसा प्रतीक बनाए कि जिससे कि हम भारत माता को सलाम। तो हम दूसरे विषय पर जो आपको बड़ा आप जिसमें लगे हुए हैं, अयोध्या पे जजमेंट आई है, आपने कहा कि अच्छी जजमेंट है, आपको आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट से इसको सेटल। हाँ, मैंने कहा कि ये एक संतुलित। 3 दिन बाद लोगों को लगा कि जजमेंट में कुछ ना कहीं गड़बड़ है, ये सेक्युलर जजमेंट लगती है जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्युलरिज्म का पता नहीं है ना क्या भाषा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आस्था कानून के ऊपर हावी हो गई? ये देखिए, कानून के ऊपर आस्था हावी नहीं हुई है, और कानून कभी भी आस्थाओं को तोड़ने के लिए नहीं होता है। कानून माने सत्य, सत्य सबसे ऊपर होता है। और यदि कानून भी यदि सत्य की परिधि से बाहर है तो वह समाज को कभी भी मान्य नहीं। ये फैसला आपको लगता है ठीक हुआ है? हाँ, ये फैसला बहुत संतुलित है और सब पक्षों के हित में है। इसमें किसी भी पक्ष की कोई हानि नहीं है, बल्कि एक ऐसा निर्णय दिया जिससे देश में एक भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बल्कि सब लोगों को लगा, लोग ज्यादा समझदार हो गए। आप लोगों को लगा कि इसमें किसी एक पक्ष की बात नहीं कही गई है, अपितु एक पक्ष को लोगों को लगता है कि राम मंदिर वहीं रहेगा, ये बात तो कह दी है। ये तो हमारे 20 करोड़ के करीब मुसलमान और 80 करोड़ के से ज्यादा हमारे हिंदू सब एक मत से इस बात पर सहमत हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का जन्म अयोध्या में हुआ है। बाबर तो कहीं उज्बेकिस्तान से में पैदा हुआ, अफगानिस्तान के रास्ते से उसने भारत में प्रवेश किया। और इस देश का, हमें एक बात और कहना चाहूंगा प्रभु जी मैं बार बार, कि देशभक्त हिंदुस्तानी मुसलमान और हमें आक्रांता मुसलमानों में फर्क करना होगा। तो इस देश के जो देशभक्त हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो कभी भी बाबर की बर्बरता के साथ और औरंगजेब के अत्याचारों के साथ कभी भी अपने आप को खड़ा नहीं करते। आप एक चीज आप देखिए, इस हिंदुस्तान में मैंने हजारों नहीं लाखों नाम सुने हैं। आप बाबर नाम सुना? आपको शायद सुनने में भी नहीं, इतिहास में पढ़ा हमने। और वो इतिहास उसका न यहाँ जन्म, न उसकी जन्मभूमि है, न उसकी कर्मभूमि है, वो तो लूटने के लिए भारत में आया था। तो आखिर उसके साथ हिंदुस्तान का बाबर को आप लुटेरा मानते हैं? लुटेरा था, मैं मानता क्यों? अभी जब आप देखेंगे उसके इतिहास को, तो उसके नाम से मस्जिद बन गई। अब तो कहते हैं बाबर ने बनाई नहीं, इसके ऊपर भी जज, या तो उसने कहा या मीर बांकी ने बनाई, ये विवादित हो सकता है, लेकिन ये निर्विवादित सत्य है कि वो हिंदुस्तानी देशभक्त मुसलमान नहीं था, वो देश के ऊपर आक्रमण करने वाला एक लुटेरा मुसलमान। इस फैसले को कार्यान्वित करने के लिए आपका सुझाव क्या है? आप सारे देश में घूम रहे हैं, कोई सुझाव तो होगा बाबा रामदेव के पास योगा के अलावा, कि योग से तो बनेगा नहीं मंदिर? नहीं, योग से ही बनेगा। हिंदू और मुसलमान जोर से बनेगा, योग से नहीं बनेगा। योग मेरे जोर। हिंदू और मुसलमान जब साथ में बैठेंगे और ये शिद्दत के साथ, इज्जत के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सारी नफरत और घृणा की बातों को एक तरफ हटा करके, कि राम तो हम सबके लिए आदर्श हैं, वो एक वन थर्ड बांट दो, ये तो धर्म एक फैसला है जो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। देखिए इसमें देखिए, मैं वो बात फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि राम केवल जो है वो हिंदुओं के नहीं, वो हिंदुस्तान के हैं। क्योंकि हिंदू शब्द जो है वो मुश्किल से 2500 साल पुराना है, जो मुस्लिम शब्द है वो करीब 1400 साल पुराना है। इससे पहले हम जाकर के देखेंगे तो राम हिंदुस्तान के हैं। तो राम यदि हिंदुस्तान के हैं तो उसमें कोई बात ही नहीं आती है विवाद की। और मैंने इस संदर्भ में शीर्ष मुसलमान नेताओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि बड़ी बात, अकबर को अगर हिंदुस्तान का मानते हैं तो बाबर को मानने में क्या, पूर्वजों को मानने में क्या है? जो बाबर अकबर को अच्छा मानते हैं और बाबर को बुरा मानते हैं, इसमें फर्क है। शाहजहां भी अच्छा है, उसके बारे में कोई खिलाफ नहीं बोलते। बाबर ताजमहल बना दिया, जो एक इतिहास है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? हाँ, उसमें इतिहास में पूर्वज जो यहाँ के नहीं थे
तो अगर बाबर बाहर से आया था तो अकबर भी बाहर का ही हो गया ना फिर। अब देखिए, अब जब कोई किसी के बारे में बात करेगा, उसके मूल जन्म स्थान के बारे में, अब हम यदि राहुल जी को कहेंगे तो वो तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन सोनिया जी की जन्मभूमि तो हिंदुस्तान नहीं कह सकते। तो उनके पिताजी तो राजीव थे हिंदुस्तानी, खास हिंदुस्तानी। जब हम इस बात को कहेंगे इतिहास के तौर पर, जब इस बात को या तथ्यों के तौर पर, सत्य के तौर पर जब हम रखेंगे, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि माननीय सोनिया गांधी जी जो है वो हिंदुस्तान के। बाबा रामदेव जो है क्या इस फैसले को पूरा करने के लिए कुछ अपनी शक्ति लगाएंगे, वहां जाके लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, या हम सिर्फ अपने घूमते रहेंगे यात्रा पे ही? नहीं, मेरी जो भारत स्वाभिमान की यात्रा है वो भी राष्ट्र के निर्माण के लिए है। वो तो ठीक है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति जगे और यह देश नशा के खिलाफ, रोग के खिलाफ खड़ा हो। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। और राम निर्माण जो है, राम मंदिर के निर्माण के लिए आपका क्या योगदान रहने वाला है वहां पर? देखिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए हम एक ही बात कह रहे हैं और देश के जो शीर्ष मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं कि यहां पर एक भाई दूसरे भाई की इज्जत के लिए, एक पंथ के लोग दूसरे पंथ के लोगों की इज्जत के लिए यदि वहां पर राम मंदिर बनने के लिए उसको दरियादिली दिखाते हैं, आगे आते हैं, तो मुझे लगता है इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक जो है नया मोड़ आएगा और पूरी दुनिया देखेगी। शांति तो हो जाएगी फिर, अभी शांति है रहेगी भी। हाँ, पूरी दुनिया देखेगी कि अब हिंदुस्तान के लोग जो है वो मंदिरों और मस्जिदों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब वो विकास की बात करें आप। बाबा रामदेव से हम पूछे आखिरी सवाल। मुलायम सिंह जी ने कहा जो यूपी में मैटर करते हैं कि इस फैसले से हमारे मुसलमान भाई जो हैं निराश हैं। आप सहमत हैं इस बात से? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और जो है 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू सभी भगवान श्री राम के प्रति आस्थावान है। मैं हिंदू होकर के पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति भी आस्था रखता हूं। तो आपको लगता है कि फैसला तो इस देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था रखते हैं, क्योंकि वो एक मजहब के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श पुरुष थे, हैं और सदा। चलो, आपके लोग बात सुन रहे होंगे, मुझे लगता है उसका कुछ असर होगा जो आपके यहाँ सुनने आते होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती